नमस्कार साथियों, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं हिंदी साहित्य विषय के रूप में, एक वैकल्पिक विषय रूप में बेहतर अंक हम कैसे अंकदायी हमारे लिए हो सकता है, उनकी हम चर्चा करेंगे। आज जब हम एकत्रित हो रहे हैं तो सभी लोगों को यह पता होगा कि सिलेबस तो पता ही होगा, लेकिन सिलेबस के अलावा हमें ये जानना है कि कैसे हम हिंदी साहित्य में एक बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और इसके लिए एक कमांडो टाइप ट्रेनिंग्स आपको दी जाएगी कि 60 दिनों के अंदर ही आप एक बेहतर मार्क्स हिंदी में कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ एक दावा नहीं, आप हमारे साथ अगर वीडियो में सतत रूप से बने रहेंगे तो यह आपको आभास हो जाएगा कि सर ठीक ही कह रहे हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम हिंदी साहित्य के उन विषय वस्तुओं को खंगालने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न कहाँ से आते हैं और कैसे प्रश्नों की वरीयता क्रम में हम सुलभ करेंगे, जिससे कि हम हिंदी में एक बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। हिंदी साहित्य जो सिलेबस के अनुसार जो वैकल्पिक विषय है वह 300 मार्क्स का होगा, और यह 300 मार्क्स को जो खंड ए में सेक्शन 1 में जो मैं पढ़ना है वह हिंदी भाषा का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, हिंदी भाषा का इतिहास है। इतिहास यहाँ व्याकरणिक रूप से ज़्यादा आएंगे, जो परीक्षा के अंक के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस खंड सेक्शन ए में जो हिंदी भाषा का इतिहास के रूप में जो जानकारी देना है, उसमें अपभ्रंश, अपहट और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणी और शाब्दिक की विशेषता है। प्रश्न की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है और यह फिक्स है। हिंदी साहित्य की एक खूबसूरती है कि जिस साल वह अपभ्रंश पूछ लेगा तो दूसरे साल अवहट या पुरानी हिंदी से यह एक क्रमागत रूप से पूछा जा सकता है, या फिर तकनीकी रूप से यह कहा जा सकता है कि अपभ्रंश, अपभट और प्रारंभिक हिंदी में समानताएं किस बिंदु पर है और असमानताएं किस बिंदु पर है। तो ये सारी चीज हम फीचर्स आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। और आज की वीडियो की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मैं एक 3 क्वेश्चन का प्रारूप देने जा रहा हूं। सिर्फ मैं आपसे सिलेबस के लिए आज आपके समक्ष खड़ा नहीं हूं, बल्कि 3 प्रश्न का प्रारूप बताऊंगा आज। और वह 3 प्रश्न में से मैं ये तो नहीं कह सकता कि यह गेसिंग क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन मैं यह सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और विगत वर्षों के प्रश्नों की दृष्टि से ही ये 3 मानक प्रश्न रखे हैं, जो हूबहू शायद बीपीएससी के जो 67वीं का मेंस देने वाले विद्यार्थी हैं या 68वीं में निश्चित रूप से आने की संभावना बनी हुई रहेगी। उन मानक प्रश्नों को भी हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न हम कैसे लिखना चाहिए, उसका फॉर्मेटिंग किस प्रकार से होगा। यह संस्थान में पहली बार, शायद पटना में पहली बार फॉर्मेटिंग के रूप में हिंदी, और किस प्रकार से हम डायग्राम मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं एक फॉर्मेटिंग के माध्यम से हिंदी साहित्य में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदी का यही एक सेक्शन है जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जिसमें मैथमेटिक्स की तरह नंबर उठते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि 50 नंबर के क्वेश्चन में इवन की 45 नंबर तक, 46 नंबर तक उठाए हैं। यानी कि ऑन एवरेज अगर आप सामान्य रूप से भी लिख के आते हैं तो 40 नंबर तक आ सकते हैं। ऐसे यह सेक्शन है, इसलिए यह परीक्षा के अंक की दृष्टि से यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सेक्शन को पहले प्रायोरिटी के आधार पर हम चर्चा भी करेंगे, और जो प्रारूप बनाया गया है उसके इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हमने इस चीज़ को रखा भी है वीडियो में। अपभ्रंश, अपहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषता, इन चीज़ों में से हमें एक निश्चित रूप से क्वेश्चन एक तैयार करके रख लेना चाहिए कि अब बीपीएससी में आएगा ही। एक क्वेश्चन यहीं से फिक्स है। मध्यकाल में अवधि ब्रज भाषा, दूसरा साहित्यिक भाषा के रूप में विकास क्रम, इसमें से भी एक क्वेश्चन की संभावना बनती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपका प्रश्न जो आने की प्रोबेबिलिटी है वह तीसरा है, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा का मानकीकरण। और मैंने इस मॉडल प्रश्न के रूप में जो उत्तर लिखे हैं वह किस प्रकार से हिंदी का मानवीकरण हुआ है, यह प्रश्न आने की बहुत ज्यादा चांस है 67 या फिर 68 के बच्चों के लिए। तो उसका मैं प्रारूप के रूप में यहां से मैं बताऊंगा कि हिंदी का देवनागरी और हिंदी भाषा का मानकीकरण किस रूप में हुआ। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, हिंदी के प्रमुख उपभाषाएं, उनका पारस्परिक संबंध, स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा
और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, यह तकनीकी रूप से भी हम जानेंगे। उसके बाद मानक हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक लक्षण क्या है, वह सब चीज हम जानेंगे। तो क्या मुझे इस सेक्शन के लिए, जो सेक्शन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन की सर्टेनिटी की हम पूरे के पूरे क्वेश्चन लिख पाएंगे, हम इस क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम के माध्यम से हम बताएंगे कि विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और इस बार आने की संभावना क्या है। उसके बाद दूसरा सेक्शन खंड जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों का अध्ययन करना है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो देखिएगा कि आधुनिक हिंदी में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये नवीन प्रयोगवाद होगा, नई कविता होगा, नई कहानी, कविता आदि की साहित्यिक प्रवृत्तियों, या स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रवृत्तियां पूछेगा। इसीलिए अगर एक का प्रवृत्ति आपने जान लिया तो कई बार प्रश्न यह पूछा जाएगा कि छायावाद और उत्तर छायावाद की प्रवृत्तियों में क्या अंतर दिखे हैं। तो आपको अगर प्रवृत्तियों में क्या क्या चेंजिंग आए हैं और उनके आने वाले आगे के कालखंडों में क्या चेंजिंग आए हैं, उनको ध्यान में रखकर भी आप उनको प्रश्न की दृष्टि से आप सोल्व कर सकते हैं, अगर उन्हें क्लिष्ट बनाने का प्रश्न प्रयास किया तो। नहीं तो सामान्यतः क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि छायावाद या रहस्यवाद में या प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां क्या क्या है, उस पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नहीं तो अगर बहुत क्लिष्टता के साथ अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो छायावाद से उत्तर छायावाद या नई कविता और प्रयोगवाद के बीच में क्या क्या प्रवृत्तियों में चेंज आएंगे, उनके बीच यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में चूंकि यह सिलेबस में हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी बात जो हम चलेंगे इस सिलेबस के तीसरे खंड के ऊपर, तो आधुनिक हिंदी उपन्यास, यथार्थवाद का विवरण, हिंदी की रंगशाला, नाटक का संक्षिप्त इतिहास। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहां इसको स्किप भी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में समालोचना का सिद्धांत, हिंदी के प्रमुख समालोचना, हिंदी के साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, पढ़ाए सभी चीज जाएंगे, लेकिन कहां से प्रश्न की दृष्टि से ज्यादा प्रमुख है लिखना, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मैंने पहले वीडियो में ही कहा है, पहले भाग में कहा है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन संस्थान आपको सारी नोट्स और क्लास सब चीज प्रोवाइड कराएगी, लेकिन बेहतर रूप से आपका जहां फोकस करके पढ़ना है वह आपको हम इंगित करते चले गए हैं। सेकंड खंड में आपको कबीर की कवितावली, प्रारंभिक 200 पद, श्याम सुंदर दास की पुस्तकें हैं। वो जरूरी नहीं है कि श्याम सुंदर दास की किताब लेकर आप पढ़े, यह सब व्याख्या संस्थान के द्वारा और नोट्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आप सभी लोगों को। सूरदास भ्रमर गीत के सार, प्रारंभ के 200 पद, ये भी संस्थान के द्वारा पूरा प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स के रूप में। तुलसीदास चरितमानस के केवल अयोध्या कांड ही पढ़ना है, कवितावली में केवल उत्तरकांड पढ़ने हैं, उनसे संबंधित। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि सर इस सेक्शन या खंड में या खंड सेकंड से कैसे प्रश्नों का हम उत्तर दें कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर मार्क्स हिंदी साहित्य में आए। तो जो कविता वाला पोर्शन है और उसकी व्याख्या करने वाले पोर्शन से निश्चित रूप से करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स के अनुसार नंबर आते हैं। इसलिए बार बार देखते होंगे कि 300 मार्क्स में 240, 230, 35 यानी कि 220 प्लस जो मार्क्स आते हैं, वह बच्चे इसी क्रम में प्रायोरिटी के साथ लिखते हैं। और सिर्फ प्रायोरिटी के साथ लिखने से नहीं होगा, हम आपको आगे यह भी बताएंगे कि किस रूप में आपके बेहतर मार्क्स आ सकते हैं। जैसे भ्रमर गीत या सार का कोई भी प्रसंग लिखना होगा तो उसमें लिखना पड़ेगा कि यह प्रसंग कहां से लिया गया है, इसका उद्धरण कहां से लिया गया है, तीसरा है इसका माने कहां है, किस संदर्भ में कहा गया है, यह कौन से पाठ से है, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग होगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट अब लिखते जाएंगे तो जनरल रूप से साइंटिफिक नंबर आएंगे। इसमें किस प्रकार का समासिक पद का प्रयोग हुआ है, काव्य किस प्रकार का, अलंकार क्या है, अलंकार में कैसे अलंकार का प्रयोग हुआ है, इन सारी चीजों को अगर आप प्रयोग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ व्याख्या कर देने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके साइंटिफिक मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। मैं इसका भी एक मानक प्रश्न के रूप में नमूना दिखाऊंगा कि लिखना कैसे चाहिए।
इस तरह से अगर यहां से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, पीछे के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और सेकंड वाले जो खंड का जो सेकंड वाले खंड था, अगर उससे आप कर लेते हैं तो 2 2 4 और 2 6 क्वेश्चन तो आप यहीं से लिख लीजिएगा, और 6 क्वेश्चन ही लिखना है। इसके अलावा आपका गोदाम, मानसरोवर, जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त की कहानी, लज्जा का सर्ग, अगर आप इसको स्किप भी कर दीजिएगा तो अभी आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि संस्थान के द्वारा या शिक्षक के द्वारा यह पढ़ाया नहीं जाएगा या सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन साइंटिफिक रूप से आपको लग गया होगा कि बेहतर मार्क्स कहां से आएंगे और किस रूप से हम हिंदी साहित्य में कम समय में और साइंटिफिक रूप से हम काउंटर बाय काउंटर क्वेश्चन करके हम बेहतर मार्क्स उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी कहानियां हैं। गजानन मुक्ति का चांद मुंह टेरा है, केवल अंधेरे में उसका जो सर्ग है वो पढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें हमें यह पढ़ना है। अगर हम चलते चले कि हिंदी में बेहतर मार्क्स कैसे आए, इसकी हम चर्चा करें तो मैं 3-4 बातें बताया हूं। चूंकि इस पाठ गद्यांश का पाठ है और यह पद का पाठ है, तो गद्यांश में कहानी होती है। कहानी में कितना भी आप प्रसंग या कुछ भी लिख दीजिएगा, आपको बेहतर मार्क्स वह नहीं आएंगे। मैं डरा नहीं रहा। अगर मान लिया जाए कि आप कहीं भी लिखने की स्थिति में नहीं है या वैसी स्थिति नहीं है, उस स्थिति में यहां से लिख सकते हैं, गद्यांश से पाठ लिखिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गद्यांश को छोड़कर पद्यांश से ही पाठ को लिखे, तो आपको बेहतर मार्क्स आएंगे। अब अच्छे ढंग से व्याख्या करेंगे तो हिंदी में, इसलिए नीचे शब्द ही लिखा हूं कि हिंदी में बेहतर मार्क्स आप कैसे लाए। पहली नंबर बात, बेहतर उत्तर फ्रेमिंग होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप हिंदी साहित्य में फ्रेमिंग किया जा सकता है, तो पहली बार यह संस्थान करके बताएगी और पटना में पहली बार शायद प्रयोग होगा जो हिंदी साहित्य में भी हम फ्रेमिंग करके बताएंगे। और यह नमूना अभी तुरंत आपको बताएंगे भी कि किस प्रकार से उत्तर फ्रेमिंग करके एक बेहतर मार्क्स लिया जा सकता है और कितना साइंटिफिक हिंदी साहित्य दिखने में लिटरेचर के रूप में है कि यह भावनात्मक अभिव्यक्ति पर सिर्फ हिंदी साहित्य उत्प्रेषण की बात करता है, वह भावनात्मक लगाव की बात करता है, सिर्फ लिटरेचर की बात करता है। यह कम्युनिकेशन का सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू भी आपको दिखाएंगे, इसका साइंटिफिक अप्रोचेज भी बताएंगे कि किस प्रकार भाषा और साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण नहीं होता है, बल्कि इसकी वैज्ञानिक पहलू भी हैं। उस पहलू से भी हम रूबरू होंगे हिंदी लिटरेचर में। तो ये सारे, और जब हम वैज्ञानिक पहलू लिखने जाते हैं, साइंटिफिक पहलू लिखने जाते हैं, तो आपको बेहतर मार्क्स आते होंगे। जैसे कि कोई हिंदी, मैं एक साइंस की बातें कर दूं कि जो मैथमेटिक्स लेते हैं या फिजिक्स से पढ़ते हैं, उनके अगर बेहतर रूप से अगर लिखते हैं तो उसके नंबर नहीं काटते हैं। हिंदी एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें आपका ये पोर्शन, जो पोर्शन मैं बताया हूं, इसमें मैथ की तरफ मार्क्स आते हैं, एक एक पॉइंट पर नंबर आते हैं। इसलिए हिंदी में बेहतर मार्क्स आए हैं और यह इतिहास रहा है बीपीएससी का कि बेहतर मार्क्स लाने के लिए हमें बेहतर उत्तर फ्रेमिंग पर जोर देना पड़ेगा। दूसरा, पुछल्ले शब्द का भाव को समझना होगा। जहां स्पष्ट करना है, इसका मतलब है कि उस प्रश्न के अंतर्गत कुछ बात हिडन है जिसको उद्धृत अंश में स्पष्ट करना है। दूसरा है, टिप्पणी कीजिए, उल्लेख कीजिए। उल्लेख में जब भी उल्लेख करने की बात आए तो सौदाहरण के साथ समझाइएगा, तभी एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो पुछल्ले शब्दों को हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न जो भी आया हम सिर्फ उस पर टूट पड़ते हैं कि लिख लेना है। इससे कभी भी मार्क्स नहीं आते हैं। जो वह डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार जब प्रश्न आप लिखते हैं तो आपको हिंदी साहित्य में एक बेहतर मार्क्स आएंगे। यह आपको इस संस्थान के द्वारा वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। तीसरा है, पुछल्ले शब्दों का भाव समझकर हमें प्रश्न का उत्तर किस रूप में फ्रेमिंग करके लिखना है, यह ध्यान देना है। दूसरी नंबर बात है, डायग्राम मेथड का यथासंभव प्रयोग करना है। सिर्फ वह इकोनॉमिक्स की बात नहीं होगी, वह सिर्फ हिस्ट्री में की बात नहीं होगा, ज्योग्राफी में नहीं, हिंदी साहित्य में भी डायग्राम मेथड का प्रयोग करके हम संभव प्रयोग कर सकते हैं और मैंने करके दिखाया है। आपको बताऊंगा एक मॉडल आंसर के माध्यम से। यदि संभव हो तो करंट और अन्य समसामयिक परिस्थितियों से भी जोड़कर लिखना है, और भी आपके कई आयाम और पहलू हिंदी साहित्य में खुलेंगे। और साहित्य समाज का दर्पण भी होता है, और समाज में अगर जैसे कि तालाब का पानी स्थिर रहे
तो उसमें शरण पैदा हो सकती है। तो समाज और साहित्य, जैसे समाज का दर्पण होता है और समाज निरंतर बदलते जाता है, समसामयिक चीजों को अपने में समाहित किए हुए रहता है, भाषा भी अपने अंदर समसामयिकी को पचाने की क्षमता भी रखता है। ये सब कुछ विवेच्य का सब्जेक्ट है और मैं आपको मानक प्रश्नों के माध्यम से भी समझाऊंगा कि यह कैसे हम इस विषय को भी हम समसामयिक मुद्दों से जोड़कर एक बेहतर आंसर फ्रेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होना चाहिए, बार बार मैं कहता हूं क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत वैज्ञानिकता के साथ, सटीकता के साथ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर करना चाहिए। हिंदी में कभी भी आप उम्मीद नहीं कीजिएगा कि 50 नंबर का क्वेश्चन हो और 45 नंबर का कोई परिकल्पना कर रहा हो। यह परिकल्पना नहीं, हकीकत में आपको 45 नंबर आ सकता है। और वह नंबर आते हैं जिस सेक्शन की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वह सेक्शन है नंबर 1 सेक्शन। सेक्शन 1 में पार्ट 1 से कम 2 क्वेश्चन सिलेक्शन कीजिए, उससे आप 2 क्वेश्चन लिखिए। सेक्शन फर्स्ट में ही जो पार्ट बी है उससे 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए और सेक्शन 3 में जो 2 पार्ट है उसका सेक्शन ए 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। 6 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका निश्चित रूप से आपके 6 क्वेश्चन का कोटा पूरा हो जाएगा। आपको आगे न कहानी पढ़ने की जरूरत है, न और भी सारे चीजें उपन्यास पढ़ने की जरूरत है। आपकी समय की बचत हो गई और साइंटिफिक रूप से इसी चीज को कंसंट्रेट, लेकिन काउंटर बाय काउंटर क्वेश्चन करके हम इन चीजों को सर्टेनिटी पर लाएंगे कि हमें करना क्या है और क्या क्या नए प्रयोग भी पीएससी कर सकता है प्रश्नों की। हालांकि इसका जो विषय वस्तु है बहुत सीमित है, इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे तो प्रयोग की दृष्टि से भी हम बता देंगे कि अगर क्वेश्चन नए प्रयोग के रूप में पूछा जाएगा तो वह कैसे प्रश्न होंगे। उस पर अगर कमांडो टाइप ट्रेनिंग होगा तो हम प्रश्न को अच्छे ढंग से लिखने पाने की स्थिति में होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और भी देखने चाहते हैं, यह लंबा वीडियो हो सकता है। उत्तर फ्रेमिंग कैसे करें, ये सारे मास्टर वीडियो के रूप में हमने एक आध, मैंने पीछे ही बताया हूं कि नमूना आपको हम बता रहे हैं कि उत्तर फ्रेमिंग कैसे करना चाहिए। उत्तर फ्रेमिंग कैसे करें, इसका स्वरूप क्या होगा, या मास्टर क्लास वीडियो में लिखा हूं, हाउ कैन गेट 220 मार्क्स इन हिंदी लिटरेचर। सिर्फ दावा नहीं, मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि 220 मार्क्स तो नॉर्मल है, इससे प्लस आपके 240 भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन वह आएंगे कैसे, वह आपको एक एक शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं जो ये फ्रेमिंग बता रहा हूं, इस फ्रेमिंग का प्रयोग यह 3 प्रश्नों के लिए लगातार कर सकते हैं। मैंने अपभ्रंश का उदाहरण लिया है, आप अपहट पर कर सकते हैं और पुरानी हिंदी पर कर सकते हैं, जो 3 वर्गों में बांटा है भाषा की दृष्टि से। कैसे, उसके बाद पाली प्राकृत के भाषा का रूप में कैसे प्रकार हुआ, सौरसैनी भाषा आई, उसके बाद सौरसैनी के बाद अर्धमागधी का उभरना हुआ, मागधी का उभरना हुआ, ब्रज का उभरना हुआ, जिसको हम बज्जिका, और ये इन क्षेत्रों में जो मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, इन सारे क्षेत्रों में बज्जिका जैसे भाषा तो नहीं कहेंगे, ये जो नॉर्मल रूप से या जो स्थानीय भाषा के रूप में उभरना हुआ, ये सारे के सारे क्रमागत रूप से विकास क्रम के रूप में आया गया है। इस सारी चीज की भी हम चर्चा करेंगे। तो हमें फ्रेमिंग क्या करना है, किस रूप में, मास्टर क्लासेस के हाउ कैन गेट 220 मार्क्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल की नमूना अपभ्रंश पर आएगा कि अपभ्रंश के बारे में, अपभ्रंश से आप क्या समझते हैं, अपभ्रंश का विकास कैसे हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके उभरने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेवार रहे हैं इस भाषा के, और अपभ्रंश के व्याकरणिक और शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान के आधार पर इसका विश्लेषण कीजिए। शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान के आधार पर, देखिए यहां शब्द फिर विज्ञान आएगा, साइंस आया, यानी कि भाषा का भी विज्ञान होता है। तो इस विज्ञान के आधार पर अपभ्रंश भाषा और साहित्य का इतिहास का, वह भाषा का विज्ञान है, वह भाषा का विज्ञान का इतिहास है कि क्रमागत रूप से उसका विकास कैसे हुआ,
इस बात का क्वेश्चन अगर एक नमूना आप जान ले गए तो इसी के आधार पर अपहट को भी लिख सकते हैं। हालांकि उसके फीचर्स अलग हो गए, लेकिन आपको एक फ्रेमिंग पता चल जाएगा। पुरानी हिंदी को इसी फ्रेमिंग पर रख सकते हैं, तो आपको एक साइंटिफिक अप्रोच मिल जाएगा कि हाउ कैन गेट द मोर मार्क्स इन हिंदी लिटरेचर। इसलिए बार बार कहता हूं कि IIT का लड़का 2 महीना में हिंदी लिटरेचर में उसके मार्क्स 240 प्लस है। क्यों आते हैं? इसी अप्रोच के कारण आते हैं। आपको अब हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा कि कम समय में बेहतर मार्क्स कैसे ला सकते हैं, यह इसके माध्यम से हम जान जाते हैं। पहला है कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एक शब्द का अर्थ मत लिखिए, उसके कई समानार्थी शब्द होंगे, उन शब्द का अर्थ का जैसे कैसे आपके बेहतर मार्क्स आ सकते हैं। जैसे शाब्दिक अर्थ में किसी को लड़का कोई आया, अपभ्रंश का मतलब यह होता है अशुद्ध, या एक शब्द लिख लिया कि अच्युत होता है या विकृत रूप होता है, सिर्फ एक मात्र शब्द लिख गया और आपने ये सारे के सारे शब्दों का इस्तेमाल एक साथ कर दिया कि च्युत भी होता है, विकृत भी होता है, स्खलित भी होता है, भ्रष्ट भी होता है, शुद्ध भी होता है, पतित भी होता है, असंस्कृत भी होता है और प्रकृष्कृत भी होता है। इन सारे चीजों को समानार्थी शब्दों का यूज कीजिएगा, 1 नंबर आपको यही एक्स्ट्रा नंबर दे देगा। यही एक नंबर, एक पॉइंट्स आपको महती भूमिका निभाएगा कि आपके बेहतर मार्क्स कहां से आएंगे। दूसरा है कालखंड और विकास क्रम क्या है, देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कालखंड ही आपको निर्धारण कराता है कि आप किस युग और किस प्रवृत्तियों के युग में रह रहे हैं। वह प्रवृत्तियां आपकी भाषा की शिल्पगत शैली की विशेषता भी बताता है। दूसरा है अपभ्रंश भाषा के उभरने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेवार थे। तो सबसे बड़ा जिम्मेवार था वैदिक संस्कृत की जटिलता। वह भाषा थे जो जनसामान्य उसकी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता था, इसलिए इस कारण से उभरना हुआ। हालांकि इसके स्थान पर लौकिक संस्कृत का उभरना हुआ, लेकिन वो भी बेहतर वैकल्पिक स्रोत के रूप में शामिल नहीं हुआ। तब जाके पाली और प्राकृत भाषा का उभरना हुआ। और भगवान बुद्ध जब उपदेश दिए हैं, जो जैन धर्म का उभरना हुआ है, उसमें महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। और पाली में जो भगवान बुद्ध ने अपने उद्देश्य को दिया है, इसके पीछे यही कारण था कि यह जनमानस की भाषा बन चुकी थी, पाली और प्राकृत। और पाली और प्राकृत का उभरना तो हुआ, लेकिन इस पाली और प्राकृत में भी और भी उसे जन सामान्य या माध्यम को बनाने के लिए, प्रेषित करने के लिए प्रयोग तो किया गया, लेकिन और भी उसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए, शास्त्र की प्रेरणा और अनुशासनबद्धता को बनाए रखने के लिए जो बना हुआ था, उसमें कई बार बाधक सिद्ध साबित होते संवाद स्थापित करने के लिए। इसलिए इस संवाद को स्थापित करने के लिए, जनसामान्य के रूप में संवाद स्थापित करने के लिए, शास्त्र प्रेरणा की जो अनुशासनबद्धता थी, उसमें भी रूप परिवर्तन किया गया। और इसी रूप परिवर्तन के कारण एक नए भाषा का उभरना हुआ, जिसे अपभ्रंशी भाषा कहते हैं। हालांकि अपभ्रंश के भाषा का प्रयास किया गया कि यह जनसामान्य की भाषा बने, तो क्या और भी जो भाषा थी, जो संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी, क्या वह जनसामान्य को भाषा को बनाने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किए? वह किए, बारूची किए, मार्कंड किए, हेमचंद्र जैसे विद्वानों ने किए, जो प्राकृत भाषा के लिए विशिष्ट व्याकरण ग्रंथ की रचना की है कि नहीं। इसी की प्रतिक्रिया में जनसामान्य के जनमानस में, सामान्य जनमानस में व्याकरण के अभाव, अपनी अशुद्ध या अवरुद्ध अभिव्यक्ति के लिए एक विकल्प का तलाश कर रहे थे। उसी विकल्प का परिणाम है कि अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। यानी यही पृष्ठभूमि है। इस ढंग की पृष्ठभूमि और भाषा और लिटरेचर का अपभ्रंश अचानक कैसे उभरना पड़ेगा, क्या अचानक उभरना या इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि थी, इनकी हम चर्चा करेंगे। आपके बेहतर मार्क्स आएंगे और यही क्रमागत रूप से आपका स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, तभी आपको बेहतर मार्क्स आएंगे। उसके बाद अपभ्रंश भाषा का विभेद भी किया जा सकता है। हाँ, एक कहावत है पुरानी कि 12 कोस पर पानी बदले 12 कोस पर भाषा। तो क्या यह उस युग में भी यह लागू होता है लोकोक्ति? तो इस कारण के आधार पर, जगह और क्षेत्र के आधार पर भी अपभ्रंश भाषा में विभेद किए गए। इस जगह के आधार पर जो पश्चिमी क्षेत्र था
जो पश्चिमी का इलाका था उसमें पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया, दक्षिणी भाग में वाले को दक्षिणी अपभ्रंश कहा गया और पूर्वी भागों को पूर्वी अपभ्रंश कहा गया। और यही अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे जाकर प्राकृत भाषा और पाली भाषा के रूप में विकसित हुआ। यही सौरसैनी प्राकृत भाषा सौरसैनी अपभ्रंश में बदला, मागधी प्राकृत सौरसैनी अपभ्रंश में बदल गया, अर्धमागधी प्राकृत आपको अर्धमागधी अपभ्रंश में बदल गया, महाराष्ट्री प्राकृत आपको महाराष्ट्री अपभ्रंश में बदल गया, पैसाची प्राकृत आपका पैसाची अपभ्रंश में बदल गया। तो ये सारी की सारी जो है या भाषा की विकास की क्रमागत विकास गाथा को बताता है। आगे भी हम देखेंगे। अब आते हैं कि अपभ्रंश की विशेषताएं क्या हो सकती है। तो अपभ्रंश की विशेषताएं जो भाषा के आधार पर हमने कर दिया, क्षेत्र के आधार पर कर दिया, तो क्षेत्र के आधार पर भी कई लोग जो कई लिंग्विस्टिक्स है, जो भाषाविद है, विद्वान है, उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपका भाषा का बंटवारा किया गया है वो बहुत साइंटिफिक नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने अपने ढंग से एक नए ढंग से भाषा का विकास ये अपभ्रंश भाषा का उन्होंने विभेद किया है। उसमें उन्होंने नागर अपभ्रंश गुजरात क्षेत्र के लिया, ये भी क्षेत्र पर आधारित ही था। बाचर क्षेत्र, सिंध क्षेत्र को आधी बाचर क्षेत्र कहा जाता है, वह उस क्षेत्र के आधार पर कहा गया। और तीसरा जो है उपनागर अपभ्रंश जो पश्चिमी राजस्थान का प्रभावित क्षेत्र वाला था। ये आपको इसलिए बता दिया हूं कि अगर मैं लिखता तो काफी समय लगता वीडियो में, तो मैंने एक नमूना आपको दे दिया है जिसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। इसका कालखंड जो रहा है वह 6-7 सेंचुरी एडी से 12 से लेकर 30 सेंचुरी एडी तक कुल कुछ क्षेत्रों में रहा है, लेकिन अबाधित रूप से चलता रहा। इसके अबाधित रूप से चलने के पीछे कारण क्या था कि इसे जन सामान्य का अनुसमर्थन प्राप्त था, यानी कि यह जन सामान्य की भाषा बनने लगा था। इसलिए इन्हीं विशेषताओं के कारण इसमें बहुत सारा कृदंत, हालांकि अपभ्रंश भाषा की अपनी विशेषताएं थी, विशेषताएं तो थी कि इसमें कुछ कमियां रही होगी, क्योंकि व्याकरणिक रूप से तो यह लिखे नहीं गए थे, तो व्याकरणिक रूप से इसमें बहुत खामियां थी। वह खामियां कौन कौन थी कि संस्कृत के कई व्याकरणिक समतों का नियमों का बहुत कम प्रयोग किया गया। दूसरा है भाषा को सरलीकृत किया रूप में था, हालांकि व्याकरण की बहुत ज्यादा प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन प्रसंगों की बहुलता थी, कृदंत की बहुलता थी, शब्दों में क्रमिकता का में हमेशा लगातार चेंज हो रहे थे और चिन्ह की अनुपयुक्तता थी। बहुलता जो कृदंत की बहुलता के कारण, इन्हीं विशेषता के कारण उसको नाना भाषा शैली किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार और अन्य भाषाविदों के अनुसार आकार बहुल भाषा भी कहा गया है, आकार बहुल भाषा भी कहा गया। तो ये सारे चीज अगर आप पॉइंट के रूप में लिखते हैं अपभ्रंश में, तो बेहतर 2 से 3 मार्क्स यहां से ज्यादा एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। यही मार्क्स उठाने के सबसे ज्यादा अच्छे कारण बन सकते हैं। और भी अपभ्रंश की विशेषताएं हैं, कितनी विशेषताएं बताओ। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं हैं, वह व्याकरणिक विशेषताएं विभक्तियों के रूप में होते हैं। 12 विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया गया है। कारक विभक्तियां होती सकती है, सार्वनामिक विशेषताएं हो सकती है, सांज्ञानिक विशेषता होती सकती है, संख्यात्मक विशेषताएं हो सकती है, क्रिया हो सकता है, क्रिया रचना हो सकता है, वाक्य विन्यास होता है। यानी कि व्याकरण में जितना चीज पढ़ते हैं वो सारे स्कोप इसमें डाल दीजिए। शब्दकोश हो सकता है, बिना शब्दकोश या डिक्शनरी का शब्द का कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं आपसे और हमसे, वर्ड्स के माध्यम से कहते हैं, वर्ड्स मीनिंगफुल होते हैं, इसलिए इस डिक्शनरी के माध्यम से भी करते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष में कह देंगे कि हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा बीपीएससी कि अपभ्रंश भाषा का जो विकास है उसका कालक्रम बताए और किन क्षेत्रों में इनका विकास हुआ। प्रश्न को गौर से सुनिएगा। और आधुनिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश भाषा का क्या योगदान है। जितना मैं अभी लेक्चर दिया उसमें 2 क्वेश्चन यहीं से समाहित हुए, है कि नहीं। तो इस ढंग की बातें हैं। अपभ्रंश भाषा की अन्य और भी विशेषताएं हैं, ओ के स्थान पर औ का प्रयोग होता है। ये सब चीजें टेक्निकल चीजें हैं। आपको लगेगा कि भी बहुत क्लिष्ट हिंदी का ये टॉपिक आ गया है। आपको 3 ही 4 जगह पर आपको मेहनत करने हैं
ओ के जगह पर ऊ का प्रयोग, जैसे प्रभु को प्रभु लिखा जाता अपभ्रंश भाषा में, देवों को देवो। यह अभी तत्काल आपको लगता होगा कि इसमें बहुत ज्यादा क्लिष्टता है, लेकिन नहीं, बहुत ये किताब में या बहुत जगह पर किताबों में तो नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ जगह पर लिखा भी गया है तो बहुत क्लिष्टता है, लेकिन उस क्लिष्टता को भी हम कम करने का प्रयास किया गया है। आप 4, 5, 7 ये मुश्किल से 10 या 12 पॉइंट हो गए, उसको बड़ी आसानी से हम मेमोराइज कर सकते हैं। री के जगह पर री का प्रयोग होता, जैसे तृण को तन्न लिखते थे, गृह को गेह लिखते थे, या की जगह पर ज का प्रयोग करते थे, म की जगह पर वे का प्रयोग करते थे, स का प्रयोग होता ही नहीं था। यह तलाब्य स का प्रयोग मूर्धन्य स का और दंत स, तो तलाब्य स मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं होता था, सिर्फ दंत स का प्रयोग होता। वो आप कई जगह पर देख सकते हैं, क के जगह पर ग का प्रयोग होता, ख के जगह पर घ का प्रयोग होता था। ये परिवर्तन आकार को आगर लिखते थे। तो ये सब उदाहरण, बिना उदाहरण के आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सिर्फ आपको क का प्रयोग, यानी कि क के जगह पर ग का प्रयोग हो तो आपको उदाहरण देके बताना पड़ेगा कि वह उसके लिए लिखते क्या थे, क्या परिवर्तन हुआ। संयुक्त ध्वनि के बीच में विस्तृत प्रयोग हुआ है, जैसे भिक्षा को भिक्षा कहा गया है या अपभ्रंश में लिखा जाता था। ये उदाहरण दीजिएगा तभी मार्क्स आएंगे साइंटिफिक। मैं बार बार कह रहा हूं कि 50 नंबर में 45 मार्क्स लाना पड़ेगा, तो हर चीज के साथ उदाहरण देना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर मार्क्स आएंगे। और इन सारी चीजों को अगर आप लिख देते हैं, मैंने आपको दे दिया है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं पूरी चीज को, और इसके साइंटिफिक चीजों को समझ सकते हैं कि इसी ढंग से आप लिखेंगे। सिर्फ भाषा में और कॉपी भर दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं आएगा। बार बार कहा है कि मैथमेटिक्स ही है जिसमें मैथमेटिक्स के अनुसार नंबर आएंगे। चलिए, एक नमूना नंबर 3 क्वेश्चन आपको बताने जाता हूं, हिंदी का मानकीकरण। लिख कर रख लीजिए, 67th वाले या 68 वाले निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस प्रश्न को देखकर लड़के घबरा के या तो क्वेश्चन छोड़ देंगे इसके, या फिर कहानी और कविता पर लिखने चले जाएंगे कि जैसे तैसे हमको कॉपी 6 क्वेश्चन पूरा लेना है। हिंदी का मानकीकरण निश्चित रूप से इस बार पॉसिबिलिटी है। नमूना नंबर 3 में मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे ऐसे प्रश्नों को देखकर लोग बच्चे घबरा जाते हैं। तो हिंदी का मानकीकरण, या शब्द को की पॉइंट को पढ़ गई, मानकीकरण का मतलब क्या होता है? कोई भी भाषा कम्युनिकेट करके एक दूसरे को संप्रेषित करके एक दूसरे को कनेक्ट करती है। जब कनेक्ट करेंगे तब उसमें मानवीय स्वरूप का उभरना होगा, यानी उसी का मानकीकरण भाषा का हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन का एक माध्यम बनेगा। तो इस कम्युनिकेशन करने के लिए इसका मतलब है कि इस भाषा में कुछ ना कुछ कमियां रही होगी, तो वह कमियां रही होगी, हाँ, तो उसमें हम मानकीकरण करेंगे तो कमियों को सुधार करना पड़ेगा। तो हमको 2 डायग्राम में बांटना पड़ेगा। ये आप हिंदी लिटरेचर की किताब में भी जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, तो वहां भी करेंगे, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखेगा कि मानकीकरण का तात्पर्य बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। सिर्फ स्केचिंग के माध्यम से वह समझ जाएगा। यानी कि कमियों में सुधार करना है, लिपियों में सुधार करना है, तो क्या क्या कुछ प्रयास किए गए या सिर्फ बातें कही गई, तो सुधार आपको लिखना पड़ेगा। सुधार किनके स्तरों पर हो गई, तो व्यक्तिगत रूप से भी सुधार करने की बात की गई और संस्थागत रूप से भी प्रयास किए गए। तो व्यक्तिगत रूप से कौन करे गए? बाल गंगाधर तिलक ने एक तिलक फॉन्ट लाया। तिलक फॉन्ट की चर्चा हुई है, 400 की जगह उन्होंने 190 फॉन्ट पर लाया। तिलक का सिर्फ आजादी में योगदान नहीं है, लेकिन भाषा, एक आम बोलचाल की भाषा में मानकीकरण हो हिंदी का, इसके लिए तिलक का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। सावरकर बंधु का योगदान है। सावरकर बंधु ने एक अ का प्रयोग खड़ी बोली में करना सिखाया। डॉक्टर श्याम सदर दास के अनुसार का प्रयोग उन्होंने करना सिखाया। गोरख प्रसाद व्यंजनों के मात्राओं को दाहिनी ओर से लिखा। हालांकि यह बहुत प्रासंगिक नहीं है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। आगे बताऊंगा कि हिंदी साहित्य पर नागपुर अधिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें इस चीज को गोरख प्रसाद और श्रीनिवास शास्त्री के दोनों जो प्रयोग था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब समझ में आ गया होगा कि हिंदी लिटरेचर जितना दिखने में उस ऊपर से कहानी कविता लगता है, साइंटिफिक रूप से या कितना वैज्ञानिक है, आपको पता चल गया। और यही चीज लिखने से आपको साइंटिफिक नंबर आते हैं हिंदी लिटरेचर में।
श्रीनिवास शास्त्री को महाप्रवाणी ध्वनि का प्रयोग के हटाने पर बल, इसको भी नागपुर अधिवेशन में नहीं माना गया, मैं नहीं मानता हूं। जस्टिस शारदा चरण मित्र देवनागरी लिपि में सुधार की बातें की गई और यह होना भी चाहिए, इनमें कमियां थी। इस तरह से हम चीजों को हम कह सकते हैं। उसके बाद में संस्थागत क्या कौन कौन सी बातें की गई। पहली बार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो इंदौर में हुआ था 1935, बार बार कह रहा हूं कि नागपुर अधिवेशन ज्यादा वह सार्थकता लिए हुए आई थी, लेकिन हिंदी साहित्य सम्मेलन जो इंदौर में 1935 में हुआ था, गांधी के नेतृत्व में हुआ था, इन्होंने नागरी लिपि की सुधार समिति बनी और उसके संयोजक काका कालेलकर को बनाया गया, है कि नहीं। हालांकि गांधी के प्रयास से ही यह सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। कुशी प्राची सभा 1945, ये ऐसे सारे संगठनों का अगर आप निकलते हैं तो बेहतर मार्क्स यहीं पर आपको ज्यादा से ज्यादा जितना पॉइंट उतना नंबर एग्जामिनर आपको परोस के थाली में रख देगा। डॉक्टर नागेंद्र देव की अध्यक्षता में बनी समिति, काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनी समिति जिसको लिपि समिति भी कहा गया था। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 1953 में एक समिति बनी थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का भी सुधार है। आज भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में स्थित है और उसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है राजधानियों में भी काम कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि का प्रकाशन शुरू हुआ, मानक देवनागरी लिपि का प्रकाशन शुरू हुआ 1966 में जाकर। यह बहुत महत्वपूर्ण था मानक देवनागरी। तो मानव देवनागरी लिपि अंतिम रूप से आजादी के बाद भी यह प्रयास चलते रहे और अंत तक 1966 में अंतिम रूप से सफलता मिली और मानक देवनागरी का प्रयोग 1966 से ही हुआ। यह गौरव गाथा है लिपि, भाषा और साहित्य के रूप में कैसे प्रयोग हुआ, कैसे खरी बोलियों से हम मृदु भाषा तक आए, इसकी सबकी गौरव गाथा है। मैंने तो सिर्फ एक वानगी बताया है एक उदाहरण के माध्यम से। और इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा और साहित्य का मानकीकरण कैसा हुआ, इसकी विकासगत क्रम की बताए तो जनरली बहुत सारे बच्चों के हाथ पांव फूल जाएंगे, ताकि वह चाहे वह जितने दिनों से पढ़ रहे होंगे या हिंदी लिटरेचर का अध्ययन कर रहे होंगे, लेकिन उनके लिए यह सिरदर्द बन सकता है और यह सवाल आने के बहुत बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन जब हम इसको ग्रुप में बांटकर लिखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो उससे दो फायदा होता है। एग्जामिनर के दिमाग में स्पष्ट रूप से जानता है कि बच्चे की समझ सुस्पष्ट है और दूसरी नंबर बात कि आपके लेखनी में चार चांद लग जाते हैं, वह काफी बेहतर रूप में सजे हुए उत्तर दिखते हैं। उसके बाद में हम एक और भी चर्चा करेंगे कि अपभ्रंश की और भी भाषा के रूप में जब विकास हुआ तो उसके चौथे खंड के रूप में लिख सकते हैं कि यह 500 से 1000 BC में जब यह विकास होना शुरू हुआ तो लंगदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया, ये सब मैंने बात कहा कि आज इतना भी स्थानीय भाषा जो देख रहे हैं या आपको महसूस कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं अपभ्रंश भाषा से ही निकला हुआ है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन यह भाषा है कि हिंदी भाषा का उद्भव एक गौरव गाथा, ये पूरी हिंदी का मानकीकरण इसके आधार पर हम पूरा कर सकते हैं। एक मोटा मोटी फ्रेम आपको बता दिया। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वहां पर विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। अब लेकिन हिंदी भाषा के उद्भव एक गौरव गाथा, एक विहंगम अध्ययन, यह ग्राफ के माध्यम से कैसे समझेंगे। तो हिंदी भाषा का उद्भव हिंदी भाषा, अचानक हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ। आप देखे होंगे कि वैदिक साहित्य के पहली बार जब लिटरेचर भारतीय जनमानस को पढ़ने को मिला, हालांकि वह जनमानस को सामान्य जनमानस पढ़ नहीं पाए क्योंकि वह संस्कृत के जो जानकार थे, बहुत प्रबुद्ध लोग होते थे, वही संस्कृत में लिखी हुई चीजों को पढ़ते थे। इसलिए इसको कहा गया कि वैदिक संस्कृत, यानी वैदिक संस्कृत में जो पाणिनि का व्याकरण है आज भी बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, बहुत क्लिष्ट होते हैं उनकी भाषा। पाणिनि का जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, वो बहुत क्लिष्ट है। तो वैदिक संस्कृत काफी क्लिष्टता लिए हुए थी, इसलिए उसके जगह पर लौकिक और क्लासिक संस्कृत का उभरना हुआ, जिसमें वाल्मीकि, व्यास
वाल्मीकि ने तो वाल्मीकि रामायण लिखा, व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, भाषाएं अश्वघोष आए, कालिदास आ गए, कालिदास ने रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत जैसे रचना को की थी, जिसमें कहा गया था कि मेघ के माध्यम से वह संवाद करते थे, साधारण बातें नहीं थी। आज का कम्युनिकेशन इसी मेघ के माध्यम से कम्युनिकेट हम उसी आकाशवाणी के माध्यम से करते हैं। इसकी संकल्पना साहित्य में कालिदास ने बहुत पहले कर दिया था। ये साधारण बात नहीं है, ये तो साइंटिफिक अप्रोच है की बातें ही कालिदास कर रहे थे। अगर हम सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करें तो हम कहेंगे हिंदी लिटरेचर देखने में साहित्य है, लेकिन यह स्वरूप में वैज्ञानिकता लिए हुए है, भाषा और शिल्पगत शैली के विकास क्रम में। उसके बाद में संस्कृत के बाद में पाली का उभरना हुआ, उसके बाद प्राकृत रूप में आया। पाली के रूप में तो बौद्ध का जितने भी धार्मिक ग्रंथ हुए, जैसे कि उसमें बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए वह सब के सब पाली भाषा में थे। विनय पिटक हो गया, अभिधम्य पिटक हो गया, है कि नहीं, मध्यम निकाय आ गए, ये सारे के सारे पाली में लिखे गए। प्राकृत जितना भी जैन ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह प्राकृत भाषा में लिखे गए, और इसी प्राकृत भाषा जो जैन ग्रंथों की रचना हो गई। पाली कई क्षेत्रीय भाषाओं में बटे हैं, पश्चिमोत्तरी, पूर्वी, मध्य देशी, दक्षिणी। उसी तरह से जैन भाषी भी कई भाषाओं में बटे, बोलियों में बटे, जिसमें सौरसैनी, पैसाची, प्राचंड, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी ऐसे क्षेत्रों का उभरना हुआ। क्योंकि आप मगध जिस मगध क्षेत्र में रह रहे हैं या वैशाली के नजदीक है, और इन क्षेत्रों में भी इन सारी चीजों का विकास उभरना हुआ, इसके पीछे यही कारण है कि नहीं। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं कि इस अपभ्रंश से भी आपका लंगदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया, सबकी उत्पत्ति के पीछे अपभ्रंश, यही अपभ्रंश है। इसलिए अपभ्रंश अपने आप में कितनी विशेषताएं और पहचान विशेषताएं छिपाए हुए है, यह आपको देखकर पता चल रहा है। इतना ही नहीं, हिंदी का जो विकास हुआ है, एक सवाल आप कहीं भी लिखेंगे कि जो मानक हिंदी तक हम आज जो हिंदी का प्रयोग करते हैं वह मानक हिंदी के प्रयोग करते हैं, जो 1966 से आना शुरू हुआ, हमें भी विकास क्रम बताया है। यह मानक हिंदी में स्टैंडर्ड हिंदी का प्रयोग जो हुआ है, इसका विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो एक पॉइंट आप यहां पर भी लिखते हैं तो एक नंबर यहीं पर विकास हो जाएगा। हालांकि सौरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हुआ, खड़ी बोली कई में 8 प्रकार की बोलियां बोली जाती थी, उसकी चर्चा मैं विस्तृत रूप से क्लास में करूंगा। आज मेरे पास बहुत कम समय है, तो इस सारी चीजों को हम चर्चा किए हैं। हालांकि वीडियो लंबा बना या वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन मैं आपको हिंदी साहित्य के साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बताया हूं कि किस प्रकार से हिंदी में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हिंदी सिर्फ समाज का आईना नहीं बताता है कि साहित्य है और सिनेमा है जो समाज का आईना है, जिसमें हम समाज के चरित्र को जान पाते हैं। यह भाषा की विकास की गौरव गाथा को भी बताता है, उसके विकास क्रम को भी बताता है, इसकी व्याकरणिक यात्रा को भी बताता है। इसलिए हिंदी भाषा के दृष्टि से सिर्फ शिल्पगत दृष्टि नहीं है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुई है, इसमें वैज्ञानिकता झलकता है, साइंटिफिक है। इसलिए हिंदी लिटरेचर में वैज्ञानिक विज्ञान की तरह मार्क्स भी आते हैं। फर्क और निर्भर तो आप पर करता है कि कैसे प्रश्नों को और किस संदर्भ में और किस क्रम में लिखते हैं ताकि बेहतर मार्क्स आए। इसकी चर्चा तो मैंने वीडियो में पहले ही कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं और बहुत सारी बातें पर चर्चा होगी। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, भक्ति काल एक प्रवृत्तियों के रूप में हमने बताने का प्रश्न किया है, बातचीत जो किए हैं कि एक और नमूना क्यों नहीं लिया जाए। हमने तीन सेक्शन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, जहां से प्रश्न आप लिखे तो उत्तर बेहतर से बेहतर आए, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा
बेहतर हो, क्योंकि उत्तर आपके बेहतरीन होंगे, मार्क्स बेहतर आएंगे। तो मैंने 2 नमूना बताया, आपको तीसरा नमूना भी बता दे रहा हूं कि संस्थान में कैसे पढ़ाए जाएंगे। और कहीं से भी आप कंपैरिजन कर लीजिए कि आप जहां पढ़ रहे थे और जहां पढ़ के आए हैं, और आप बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े होंगे, वह बीपीएससी के लिए कारगर है ही नहीं। वह नाम के लिए पढ़ लिए है, वह साइंटिफिक नहीं होगा और ना आपके लिए बेहतर मार्क्स लाने के लिए वह आपके लिए संबल का काम करेगा। संबल यहीं से मिलेगा कि किस रूप में और किस क्रम में लिखना है, क्योंकि यूपीएससी का लेखन शैली अलग होता है और बीपीएससी का लेखन शैली बिल्कुल अलग होगा। एक भक्ति काल के नमूना के रूप में हम जाते हैं। जैसे भक्ति काल की प्रवृत्तियां, बार बार कह रहा हूं, कहीं भी जाकर आएगा, अगर काल से आएगा जिसमें कविता के इतिहास के बारे में बोला जाएगा, उसके कालखंडों के बारे में बनाएगा, तो एक नमूना मैंने भक्ति काल से लिया है। तो भक्ति में प्रवृत्तियां क्या है, उनकी टेंडेंसी क्या है, तो वह रहस्यवादी प्रेम है, रागात्मक प्रेम है, दासत्व का भाव है। मैं तेजी से करते चला रहा हूं कि बहुत लंबा वीडियो बन गया है। श्रृंगार के रूप में विरह श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। नायिका और नायक का प्रयोग हुआ है, जिसमें विरह की आग से जलती हुई नालिका अपने प्रेमालाप में आख्यान कर रहा है कि नहीं। इन सारी चीज, इसमें ज्ञान का बहुत विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए गुरु की महत्ता है। गुरु गोविंद दाऊ खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु सामने निज गोविंद दियो सोहाय। तो ये सारी की सारी चीजें कहा इस कविता के माध्यम से यह पता चलता है कि भक्ति काल में गुरु की महत्ता है। सिर्फ कविता के भाव लिख देने से उस काल के संदर्भ में, कालखंड के संदर्भ में जब उचित रूप से प्रयोग करते हुए विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, बेहतर मार्क्स कैसे पाएंगे। तो ज्ञान के स्थान पर भक्ति की सर्वोच्चता है। इसलिए ज्ञान के रूप में कहा गई, पोती पटपटी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। तो इन सारी चीजों पर भी करेंगे। नारी की स्वतंत्रता पर भक्ति काल में कई शाखाएं आपस में बट गए। संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य या नारी संबंधी विचारों को मध्यकालीन पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हुए हैं। नारी को ये, हालांकि इसकी प्रवृत्तियां छायावाद पर भी दिखा है। छायावाद में नारी को एक बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनकी काया की सुंदरता का वर्णन किया है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मनु श्रद्धा और ईरा के सर्ग में लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ऐसे भाव उभरेंगे, ये सारे के सारे भाव उभरेंगे। सिर्फ कविता के चौपाई और दोहा को याद कर लेंगे नहीं, प्रसंग के रूप में कहां प्रयोग करना है, उन सारी चीजों का विश्लेषण हम कर पाएंगे। यानी कि नारी की स्वतंत्रता में भक्ति काल में कई शाखाओं का उभरना हुआ। 3 शाखाओं में तो इनको नारी अपने स्वतंत्र मुक्त भाव से प्रकट नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर कृष्ण काव्य धारा का उभरना हुआ, जिसमें कृष्ण की गोपियां विरह के आग में झुलसी भीगी और कृष्ण और गोपी के प्रेम का आख्यान भी होगा। इसलिए नारी यहां स्वतंत्र दिखती है। यानी कि नारी के कई ऐसे चीजों को मैं एक बहुत संदर्भित बात में कहना चाहता हूं कि पहले खिड़कियां बहुत ऊपर बनाई जाती होंगी। पुराने जमाने में देखते होंगे घर की खिड़कियां ऊपर बनाई जाती थी। वह इसलिए बनाए जाते थे कि घर की महिलाएं आस पड़ोस में ताक झांक न कर पाए, यानी कि नारी की स्वतंत्रता का परिचायक था। लेकिन आज हवादार और इन सारी चीजों से नारी में स्वतंत्रता आई है। स्वतंत्रता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्वतंत्रता आई है, यानी कि उनके अंदर भी जो भावनात्मक और रागात्मक अभिव्यक्ति है उसका भी संप्रेषण कर सके, उसके लिए स्वतंत्र विवेच्य अगर हुआ होगा तो प्रारंभिक स्थिति में इसी काव्य दर्शन में मिलता होगा, जिसमें कृष्ण काव्य धारा की धारा वही होगी। यानी कि भक्ति आंदोलन में एक ऐसा भी खंड है जो नारी की स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे आयो घोष बरी व्यापारी, आदे खेपवन ज्ञान जोग, ब्रज के आयो उतारी, यह कृष्ण काव्य की धारा में कहा गया है। उद्धव गोपियों से शिकायत कर रही है
है कि नहीं? यह प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का मतलब है, कई लोगों बच्चे को यह बड़ा दिक्कत होता है, जब भी आप रामचरितमानस के बारे में लिखे तो एग्जामिनर के मन में एक अलग इंप्रेशन जनाने के लिए आप जब भी लिखे तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए, रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। जैसे एक शब्द लिखेगा एग्जामिनर आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा। क्या कमाल का चीजें है। इसे पता है कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य का उदाहरण है। इन सारी चीजों हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी कि प्रबंध काव्य कहेंगे किसको और इसको कहते ही क्यों है। मुक्तक दोहे का प्रयोग हुआ है, कबीर की दोहावली में लिखता है। यह है भाषा के रूप में जन भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, छंद का प्रयोग हुआ, अलंकार का हुआ है। समाज में जो विषमता है उनके ऊपर काफी चोट किए हैं कबीर। इसलिए कहा गया कि जाति पाति न पूछे ज्ञानी की, पूछ लीजिए ज्ञान। या कबीर ज्ञान पर जोर नजर है, यह निर्गुणवादी है कि नहीं? इसलिए कई बार, इसलिए भक्ति आंदोलन, अब सवाल उत्पन्न होता है कि कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन के पीछे कुछ न कुछ पृष्ठभूमि होती है। हिस्ट्री में जब पढ़ते होंगे तो कोई भी क्रांति हुआ होगा या कोई भी सोशल चेंजिंग होता है, पूरे हिस्ट्री को 4 सिनारियों में बांटकर पूरी हिस्ट्री को पढ़ाया जा सकता है। यह उसके साइंटिफिक अप्रोच है। एक है राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है धार्मिक और चौथा है सांस्कृतिक। और इस संस्कृति को भी कई खंडों में बांटा जा सकता है। वह है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, महिलाओं की स्थिति। इन सारी चीजों को जोड़कर पूरे हिस्ट्री का स्कोप इसी पर लिख दिया जाता है। लेकिन आज तक हिस्ट्री पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले इस मर्म को नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस कसौटी पर कसकर लिखना है। हिंदी लिटरेचर आपको यह भी स्कोप देता है कि किस कसौटी पर कसकर हिंदी साहित्य का विवेचन या विवेचन किया जा सकता है। इन सारी चीजों को कर सकते हैं। इसलिए भक्ति आंदोलन की कुछ पृष्ठभूमि रही होगी। सामाजिक पृष्ठभूमि के रूप में जाति, वर्ग, धर्म, कर्मकांड में बहुविवाह जैसे कुरीतियां थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में हर राजा अपने शक्ति प्रदर्शन करने में लगा रहा था, और यह प्रदर्शन शक्ति का प्रदर्शन किस रूप में होता था? सिर्फ और सिर्फ धन और महिला के लिए हमेशा संघर्ष हुए। आप उठाकर इतिहास को देख लीजिएगा। इसलिए कहा कि उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के पीछे कौन से कारण जिम्मेवार रहे। साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसा रहा? तो साहित्यिक पृष्ठभूमि यह चर्चा होती थी, जिसमें यह चर्चा की जाती थी। तुलसीदास बार बार इसके ऊपर प्रहार किए हैं, खेती न किसान की, भिखारी की न भीख, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन उत्तर भारत की ओर प्रखर रूप से आ गई और रामानंद लेकर आए, और रामानंद के ही शिष्य थे कबीर। हालांकि 8 शिष्य थे, उस 8 शिष्यों में से एक थे रैदास भी थे। बहुत सारे वह जाति के लोग रहे होंगे या हिस्ट्री में पढ़े होंगे। हिंदी साहित्य में भी एक प्रसंग के रूप में आया है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? लोग कल्चरल का मतलब बहुत संकीर्ण रूप से रहते हैं। कल्चर में बहुत अपने ऊपर व्यापकता लिए हुए है। वह धर्म हो सकता है, वह रहन सहन, अंतः स्थिति चेतना को बताता है संस्कृति। इसलिए चित्रकला होगा, उसके बाद में वास्तुकला होगा, उसके बाद पेंटिंग होगा, ये सारे के सारे शिक्षा होगा, ये सारे के सारे संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। और महिलाओं की स्थिति, अब कहेंगे कि महिलाओं की स्थिति के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र में क्यों होगा? तो किसी को कद्र और भाव हम किसके के अंतर्गत है? अंतः चेतना से करते हैं। इसलिए महिलाओं की स्थिति या महिलाओं का कद्र करते हैं, वह अंतः भाव से निकलता है, नहीं तो हम कद्र नहीं करेंगे। इसलिए यह सांस्कृतिक, अब कहेंगे सांस्कृतिक और सभ्यता में क्या अंतर है? यानी संस्कृति और सभ्यता में, तो सभ्यता बाह्य आवरण को बताता है। जैसे हम बहुत सुसज्जित रूप से अगर हम मार्केट में निकले या बहुत अच्छे ढंग से सुसज्जित ढंग से कपड़े में निकले तो हम कहेंगे कि बहुत सभ्य होकर निकला है।
संस्कृत एक स्टैंडर्ड गाली के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसको अगर मान लिया कि बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न करते हुए या बहुत अनर्गल भाषा का नहीं प्रयोग करते हुए हम सब कहेंगे कि वह सिर्फ सुसंस्कृत नहीं दिखता है, तो यह साहित्यिक रूप से गाली कही जाएगी। संस्कृत अंतः चेतना के अंतः भाव को बताता है, यानी कि आपके संस्कार यहीं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये सारी चीजों को हमने एक मोटा मोटी रूप में देखा है। भक्ति काव्य में 4 वर्गों में बांट के देखेंगे। ये सब चीजें हम अगर अब बताएंगे और चर्चा करेंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होमवर्क है। और इस बार के लिए एक क्वेश्चन आएगा कि कबीर की सगुण और तुलसी, ये कबीर का निर्गुण और तुलसी के सगुण में क्या क्या समानताएं रही है और कौन कौन से विषमताएं रही है, उदाहरण सही समझावे। 50 मार्क्स का क्वेश्चन, जितना भी लेक्चर दिया हूं उस लेक्चर के आधार पर और इस वीडियो में दिए गए चीजों के आधार पर आप देख सकते हैं। डेट सेंड आपका तो अचानक कट गया, रुक दीजिए। चलिए, तो हमने एक प्रश्न बताया हूं कि कबीर के निर्गुण और तुलसी के सगुण में क्या क्या समानताएं रही है और उन समानताओं और विषमताओं को उदाहरण सही समझाना है। यह सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा अगर यह आएगा, और आने की पूरी संभावना है। इस ढंग के प्रश्न यूपीएससी में आने की संभावना है, बीपीएससी के तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन यह बीपीएससी में पूछा जा सकता है और पूछेगा तो यह बहुत बेहतर अंकदायी। जो ये क्वेश्चन लिख दिया वह कितना लीड लेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने पूरी अच्छे ढंग से समझाया है कि किस प्रकार से साइंटिफिक रूप से लिखा जा सकता है। और आपने इस प्रश्न को लिख दिया तो एग्जामिनर इतना खुश होगा कि 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, वह खुशी से उछलकर आपको 40+ मार्क्स देगा, अगर कितना भी बुरा दिन और मूड में न रहेगा तो भी। और मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए होमवर्क है। सारी चीजों को वीडियो को रोक कर पॉज करके देखिएगा और विश्लेषण अपने आप में खुद कीजिएगा कि क्या हिंदी साहित्य हम रखे हैं तो हिंदी साहित्य की तैयारी इस परिप्रेक्ष्य में हो पा रही है जिस परिप्रेक्ष्य के लिए हमने विषय को चुना है। इस वीडियो के मार्फत आपको हर चीज का इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। हिंदी साहित्य वैज्ञानिकता लिए हुए भाषा है। अपने प्रयोग में सिर्फ यह लिटरेचर की भाषा नहीं है, यह सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके भाषाविद के रूप में, लिंग्विस्टिक के रूप में अगर उनकी विचारों को माने तो हिंदी अपने आप में एक वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए कई जगह पर हिंदी साहित्य निदेशालय अगर आप जाइएगा दिल्ली में, और एक अशोक राजपथ में भी हुआ करता था, बहुत पहले मैं जब जाया करता था तो लिटरेचर की किताबों से बहुत मुझे लगाव रहा है, तो कई बार मैं लिटरेचर की किताबों को देखता था तो वहाँ पर भी उस पर लिखा हुआ रहता है हिंदी निदेशालय का, शायद इनका कुछ पार्ट रहा होगा, मैं बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं कर सकता हूँ, अब नहीं है शायद। तो हिंदी का मानकीकरण कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ और हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा कैसे हुआ है, सारी चीज़ की मैंने चर्चा कर दिया है। आशा है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज मैं इसी शब्दों के साथ शब्द विराम देने जा रहा हूं। आप बेहतर मार्क्स लाए, एक नए इंफॉर्मेशन, नई जो पद्धति है उसके अनुसार प्रयोग करके एक हिंदी में बेहतर मार्क्स लाए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और जिंदगी में आप सफल बने। दैट्स इट।